टेस्टीज बॉडी से आउटसाइड हैंग क्यों कर रही होती हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टीज। टेस्टीज जो है ये मेल गोनेड्स होते हैं जहां पे हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म्स की फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है, कौन कौन से हार्मोन्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं, ये सारी चीजें जब हम एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की थी। ठीक है, आज का जो स्पेसिफिकली है वो इसके अंदर हम जो मेन चीजें देखने वाले हैं वो ये है कि एक इसमें स्टेरिक रिफ्लक्स होता है, वो क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टेस्टिस की, और उसके अलावा जो है हमने ब्लड सप्लाई जो है उसको डिस्कस करना है। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। ठीक है, टेस्टिकुलर ट्यूमर को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टेस्टिस कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होती है, इनकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, और फॉर एग्जांपल अगर टेस्टिकुलर कैंसर मेटास्टाइज करता है या फैलता है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूट के थ्रू ये स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, तो टेस्टिस के बारे में ये है कि मेल गोनेड्स होते हैं, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस इनके अंदर चल रहा होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ब्लड सप्लाई टेस्टिक इसकी पता होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई के लिए ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं आयोर्टा। ठीक है, एब्डोमिनल आयोर्टा जब नीचे आकर आता है तो यहाँ पे आकर हमारे पास 2 ब्रांचेस देता है लेटरल साइड पे। ठीक है, लेटरल साइड पे फर्स्ट ब्रांच जो देता है ये ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही लेवल पे होती है। ठीक है, आयोर्टा से एक लेफ्ट साइड पे ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी, और एक राइट साइड पे ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं राइट टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, ये दोनों आर्टरीज आकर सिंपली जो है हमारे टेस्टिस को सप्लाई कर देती हैं। अब ये आर्टीरियल सप्लाई जो है ये तो बहुत ही मतलब सिंपल सी चीज है कि आयोर्टा से जो लेटरल साइड पे 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक राइट टेस्टिकुलर आर्टरी और लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी आके टेस्टिस को सप्लाई कर देती हैं। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है वेन। अब ये वेन का क्या सीन है? वेन का ये सीन है कि जो हमारे पास वेनस ड्रेनेज है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वन टेस्टी। ठीक है, ये देखिए दिस इज अ वन टेस्टी। ठीक है, दिस इज अदर वन। ठीक है, ये राइट वन, ये लेफ्ट वन। ठीक है, अब होता ये है कि हमारे पास जो वेन निकलती है राइट टेस्टिस से, ठीक है, राइट से एक वेन निकलती है और वेन जाकर कहाँ अटैच हो जाती है? वेन आकर अटैच होती है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा के अंदर। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो लेफ्ट साइड की है, लेफ्ट टेस्टी की जो हमारे पास वेन है वो कहां से जाती है? वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होती है किडनीज। फॉर एग्जांपल ये एक किडनी है। ठीक है, किडनी से एक वेन निकलती है जिसको हम कहते हैं रेनल वेन। ठीक है, ये कौन सी वेन होगी? लेफ्ट रेनल वेन। ठीक है, लेफ्ट रेनल वेन निकलती है और ये आकर अटैच होती है इंफीरियर वेना केवा के साथ। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है वो यहाँ से निकलती है, वो इंफीरियर वेना केवा में अटैच होने की बजाय ये कहाँ चली जाती है? ये जाकर अटैच होती है हमारे पास लेफ्ट रेनल वेन के साथ। ठीक है, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो है वो जाकर अटैच होती है लेफ्ट रेनल वेन के साथ। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को आरसीसी है, ठीक है, रेनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो ये यहाँ से ड्रेनेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और हमारे पास लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरिकोसील होता है जिसके अंदर जो टेस्टीज है, स्क्रोटम है, उसके अंदर फ्लूइड की अकामुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट यहाँ पे बताने का ये था कि हमारे पास जो लेफ्ट साइडेड की ड्रेनेज है वो लेफ्ट रेनल वेन के थ्रू होती है, जो राइट साइड है उसकी जो ड्रेनेज है वो हमारे पास इंफीरियर वेना केवा के अंदर डायरेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई। उसके बाद अगर हम इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर ये है कि हमारे पास पैरा आयोर्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, कौन से? पैरा आयोर्टिक। पैरा आयोर्टिक लिम्फ नोड जो होते हैं ये उनके अंदर जाके ड्रेन हो रहा होता है और हमारे पास जो लिम्फेटिक्स होती हैं वहां से टेस्टिस से निकल रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो टेस्टिस होती हैं वो एक लेयर या हम कह सकते हैं कि एक पाउच के अंदर होती हैं जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, स्क्रोटम की 3 लेयर्स होती हैं। स्क्रोटम के बारे में हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था इसकी लेयर्स के बारे में, लेकिन इसको मजीद एक छोटा सा टच दे देते हैं। क्या था कि हमारे पास जो इसकी 3 लेयर्स होती हैं, सबसे पहली जो आउटर लेयर है वो है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, ये एक सिरोजल लेयर होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आउटसाइडर एक लेयर है। ठीक है, इसके अंदर हम लेटरल साइड से इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक टेस्टी है। ठीक है, और ये हमारे पास वास्ट एफरेंस। ठीक है,
तो हम लेटरल साइड से इसको देख रहे हैं। जो हमारे पास सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस, ये एक सिरोजल लेयर होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये एक फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है, ये इसके इनसाइडली प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। आई नो ये बिट बोरिंग चीजें हैं लेकिन आपको जस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ट्यूनिका वास्कुलोसा, ये वास्कुलर लेयर होती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है सारी की सारी, ठीक है, और ये ब्लड सप्लाई कर रही होती है टेस्टिस को और स्क्रोटम की लेयर्स को, ठीक है। तो होप सो कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई। ये लेयर्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। आगे वाली जो चंद चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंफर्मली पता होनी चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्या? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि टेस्टिस जो है वो हमारी बॉडी से आउटसाइडली क्यों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, आउटसाइड बॉडी से क्यों प्रेजेंट होती हैं, हालांकि इसको बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। बेसिकली तो हम एनाटॉमिकल देखें तो ये बॉडी के अंदर ही हैं, लेकिन ये हैंग हो रही होती हैं आउटसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। तो देखें फॉर एग्जांपल ये एब्डोमिनल लेयर है और यहाँ पे ये नीचे जो है टेस्टिस जो है ये हैंग हो रही होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये टेस्टिस जो है इंफीरियरली हैंग हो रही होती है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है किसी भी चीज के काम करने का, वो जो हमारे पास नॉर्मल बॉडी है उसका है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हर बच्चे को भी पता है। लेकिन जो हमारी टेस्टिस है उनकी जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर है, तो ये मेंटेन कैसे होता है? क्योंकि यहाँ फॉर एग्जांपल बॉडी से या एब्डोमेन से ब्लड सप्लाई आ रही है, ठीक है, हम कहते हैं पैरा एओर्टिक लिम्फ, ये एओर्टा पड़ा हुआ है, इसके यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट जो है हमारे पास पैरा या हम कह सकते हैं टेस्टिकुलर आर्टरीज निकल के आ रही हैं। टेस्टिकुलर आर्टरीज आकर यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी और राइट टेस्टिकुलर यहाँ टेस्टिस को सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से जब वेनस ड्रेनेज जाती है तो वेनस ड्रेनेज जो है यहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनाती है जिसको हम पेम्पेनिफॉर्म कम्प्लेक्स कहते हैं। ये यहाँ से फॉर एग्जांपल वेनस ड्रेनेज निकली तो ये जो है इसके राउंड अबाउट एस से एक कम्प्लेक्स बनाते हुए जाती है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जब ये इसके राउंड अबाउट रोटेट होके जाएगी तो नीचे से जो ब्लड जा रहा है उसका टेम्परेचर क्या है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ऊपर से ब्लड आ रहा है एओर्टा से उसका टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये 37 वाला डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होता है, नीचे से 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाला उसके राउंड अबाउट कोयल की फॉर्म में ऐसे रोटेट होके जाता है। इससे क्या होता है, इससे ये कि जो ब्लड आ रहा होता है उसका टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक कंपेनिफॉर्म प्लेक्सिस बनाते हैं। ये प्लेक्सिस जो है ये हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक होता है क्रिस्मेस्टेरिक रिफ्लक्स। अब ये क्रिस्मेस्टेरिक रिफ्लक्स ये है कि जब सर्दियां होती हैं तो टेस्टिस जो है वो असेंड हो जाते हैं, ठीक है। असेंड मीन के वो अपनी जो एक रिफ्लक्स आता है जिससे टेस्टिस जो है वो अपवर्ड मूव कर जाती हैं। जब वो अपवर्ड मूव कर जाती हैं तो मीन ये कि बाहर जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कम होता है, जो उसको ऑप्टिमल चाहिए होता है वो ज्यादा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल बाहर जो ऑप्टिमल टेम्परेचर चल रहा है वो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड इन सर्दियों के मौसम में, ठीक है। जब हमारी टेस्टिस है उनको चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो ऊपर बॉडी के नजदीक होने की ट्राई करते हैं ताकि जो वो अपना ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन कर सके। और जब हमारे पास गर्मियां होती हैं या हॉट वेदर होता है तो उस टाइम टेस्टिस जो है वो नीचे डिसेंड कर जाती हैं। उसके डिसेंड करने की रीजन ही यही होती है कि जो बॉडी है उसका ऑलरेडी टेम्परेचर जो हॉट चल रहा है, आउटसाइड जो है वो वार्म है, मतलब वार्म वेदर है, और टेस्टिस जो है वो डिसेंड करती हैं ताकि उनको अच्छी जो है वो इवेपोरेशन हो सके उनके ऊपर से और उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि ये बॉडी से आउटसाइडली क्यों प्रेजेंट होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वाई आउटसाइड, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए हमें ऑप्टिमल 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, ठीक है। और क्रिस्मेस्टेरिक रिफ्लक्स जो है ये इसके अंदर जनरेट हो रहा होता है जिससे ये टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजिकली जो है हमारे पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, कोई ना कोई क्वेश्चन तो इसके अंदर पूछा जाता है। उसकी रीजन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि टेस्टिस की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। टेस्टिस की फॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनली हमारे पास हो रही होती है हाई बैक इन द एब्डोमेन T4 के लेवल पे, सॉरी T12 के लेवल पे, ठीक है। एब्डोमेन के अंदर T12 के लेवल पे अप साइड इनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। फॉर्मेशन होने के बाद
ये जो है फॉर्मेशन कब हो रही होती है, ये 3 to 8 वीक्स के अंदर इनकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। 3 to 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट होते हैं, यानी डिसेंड होना स्टार्ट होते हैं। डिसेंड होके आते हैं ये राइट इलियक फोसा पे। राइट इलियक फोसा पे ये पहुंचते हैं आकर हमारे पास थर्ड मंथ के ऊपर, ठीक है। जब थर्ड मंथ होता है तो ये आकर हमारे पास कहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं राइट इलियक फोसा के अंदर, ठीक है। राइट इलियक फोसा के बाद ये आते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग के ऊपर। मजीद जो है ये फर्दर जो है ये डिसेंड होकर आते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग के ऊपर। और रिंग के ऊपर कब पहुंचते हैं, 4 to 6 मंथ के अंदर, ठीक है। 4 to 6 मंथ्स। जब ये 4 to 6 मंथ्स के ऊपर यहाँ पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो फर्दर स्टेप होता है, फर्दर स्टेप ये है कि ये 8th मंथ जो होता है ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर पहुंचते हैं। होप्स हो कि आपको पता होगा डीप इंग्वाइनल रिंग, ये जो हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल होती है, हमने प्रीवियसली हर्निया डिस्कस किया तो उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके 2 रिंग्स होते हैं, एक डीप इंग्वाइनल रिंग और एक सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो ये डीप इंग्वाइनल रिंग के ऊपर कहाँ कब पहुंच रही है, 4 to 6 मंथ के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद ये यहाँ से डिसेंड होकर इस कैनाल के थ्रू यहाँ पे ये आते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर। ये 8th मंथ के ऊपर आकर पहुंच जाती है, ठीक है। 8th मंथ के ऊपर ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर पहुंचती है। उसके बाद जो है ये एट द बर्थ या 9th मंथ के ऊपर ये स्क्रोटम के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर कब आती हैं, आफ्टर द बर्थ या 9th मंथ के ऊपर, ठीक है। तो होप्स हो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन इस तरह आएगा कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक प्री मिच्योर बेबी है, उसकी टेस्टिस जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर है, ठीक है। प्री मिच्योर उसकी बर्थ हुई है, तो हमें बताएं कि उसकी जो डेवलपमेंट है उसका कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल सुपरफिशियल की बात करें तो 8th मंथ है। अगर वो कहे कि डीप इंग्वाइनल रिंग पे उसकी टेस्टिस पड़ी हुई है, तो हमें बताएंगे कौन सा मंथ चल रहा है उसके डेवलपमेंट का, तो हम कहेंगे 4 to 6, ठीक है। अगर कहे राइट इलियक फोसा के ऊपर है तो हम कहेंगे थर्ड मंथ, ठीक है। और अगर फॉर्मेशन के बारे में पूछ ले तो वो सिंपली यही पूछ लेता है कि 3 to 8 वीक्स के अंदर ये प्रेजेंट हो जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्क्रोटम के अंदर ये डिसेंड नहीं होती एट बर्थ या नेक्स्ट लाइफ के अंदर, तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे पास टेस्टिकुलर कैंसर के, ठीक है। टेस्टिकुलर सीए के, ठीक है, टीसीए, सॉरी, टीसीए, ठीक है। टेस्टिकुलर कैंसर के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। होप्स हो कि ये सारी की सारी चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हुई हैं। टेस्टिस के बारे में हमने देखा कि मेल गोनेड स्पर्म्स ऑर्गन्स होते हैं, स्पर्म प्रोडक्टिंग ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही होती है। ब्लड सप्लाई की हमने बात की कि आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जो है एओर्टा से डायरेक्ट आती है। विनस ब्लड सप्लाई जो है वो राइट साइड के तो इंफीरियर वेना केवा के अंदर डायरेक्टली जाती है, लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट रेनल वेन के थ्रू होकर जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में हमने बात की कि पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स के थ्रू जाती है। फिर हमने लेयर्स ऑफ स्क्रोटम के बारे में डिस्कस किया और फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि ये बॉडी से आउटसाइड क्यों प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने एम्ब्रियोलॉजिकली उसको डिस्कस किया कि किस तरह कौन से वीक में या कौन से मंथ में ये कहाँ कहाँ डिवेल्प हो रही होती है, ठीक है। होप्स हो कि ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई हैं। अगर यहाँ तक कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।